नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव का उद्भव और विकास। जी हाँ दोस्तों, हम आज हमारी ही बात करेंगे। आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आज से लाखों साल पहले मैं ऐसा ही था? हालांकि मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम हमारी प्रजाति की बात कर रहे हैं कि हमारी प्रजाति किस प्रकार दोस्तों क्रमिक और निरंतर विकास की अवस्था से गुजरकर फाइनली आज वर्तमान मानव के रूप में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम अलग अलग महाकल्प पढ़ते हैं, कल्प पढ़ते हैं, अलग अलग युगों की बात करते हैं दोस्तों। वैसे तो ये भूगोल का जो है विषय लगता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर इसके बाद क्लास शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल में हम जिस मानव की बात करेंगे दोस्तों, तो उस मानव के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैसे भले ही पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति को हम थोड़ा भूगोल से जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों मानव की उत्पत्ति से संबंधित जो इतिहास के दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं लेकर आया हूं, ठीक है दोस्तों। सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो चीजें मैं लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन भी होता है, बच्चे बोलते हैं कि सर ये टॉपिक बहुत टफ भी है, और सही भी है, क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो हमें बुक्स के अंदर दोस्तों हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं पढ़ते हैं तो। लेकिन दोस्तों यह जो पीपीटी है इसको बहुत ही शिद्दत से 2 से 3 दिन की मेहनत से बनाया गया है, और दोस्तों अच्छे से जो है प्रिपेयर किया गया है। आपको आराम से समझ में आ जाएगा, इतना मुझे यकीन है। बस आप जो है पूरी रुचि लेकर लेक्चर को देखना। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पर? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। ग्रुप ना बोलें, वो हमारी फैमिली है, वो हमारा परिवार है। वहां पर हमारे बच्चे हंसी भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, वाद विवाद भी करते हैं ना। तो वो हमारा परिवार है, उस परिवार में आपको ये जो पीडीएफ है वो मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है मानव का उद्भव एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। चलिए तो देखिए देखिए दोस्तों, दो तरह की विचारधाराएं चलती है मानव की उत्पत्ति की। हम अगर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति की बात करें तो दो मत हैं, अलग अलग दो मत हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग दो मतों की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें एक मत तो है धार्मिक मत, एक मत तो है धार्मिक, और दूसरा है वैज्ञानिक। दूसरा क्या है दोस्तों प्यारे साथियों? वैज्ञानिक। देखिए, अगर हम धार्मिक मत की माने, जो हमें आगे नहीं माननी है, आगे तो हम इसी की मानेंगे, लेकिन अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू रिलीजियस धार्मिक मत से देखें तो दोस्तों हम यह मानते हैं, या फिर अलग अलग धर्म ग्रंथों में यह व्याख्या मिलती है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है और जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर की देन है, ठीक है ना। ईश्वर ने ही जो है इस सृष्टि का निर्माण किया है, ईश्वर ने ही इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है, ईश्वर ही मनुष्य का जन्मदाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात जो है धार्मिक ग्रंथों के अंदर हमें मिलती है। तो ये तो एक धार्मिक अप्रोच हो गई। लेकिन अगर हम बात करें वैज्ञानिक मत की, तो दोस्तों वैज्ञानिक मत तो है वो बिल्कुल अलग बात करता है। वैज्ञानिक मत तो कहता है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, उसकी उत्पत्ति जो है वह प्लायोसीन युग के अंदर होती है, ठीक है। और जानवर के पश्चात जो है, एक जानवर के बाद जो है एक क्रमिक निरंतर विकास होता है, और उस विकास के दौरान ही जो है दोस्तों हमारा जो वर्तमान मानव है इसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। अब जानवर की बात करें तो हम वानर की, है ना, कपी की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान जो है वो अलग बात करता है, और धर्म जो है दोस्तों वो अलग बात करता है। हम यहां पर बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम, डार्विन के बारे में। डार्विन का सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद में दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, ठीक है। लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, डोंट वरी। चलिए तो देखिए दोस्तों, हमारी क्लास है एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की, ठीक है। और कभी कभी एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। क्वेश्चन कहां से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस निएंडरथल मानव से पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि भाई साहब शवाधान जो है सबसे पहले किसने शुरू किया था, ठीक है। अग्नि का आविष्कार जो है किसने सबसे पहले किया था, ठीक है। कौन सा मानव जो है सबसे पहले औजार बनाने में निपुण हुआ, कौन सा मानव सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने लगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसी वजह से ये टॉपिक लाना जरूरी था। चलिए चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपने चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम सुना होगा। दोस्तों ये जो डार्विन है
इन्होंने एक पुस्तक लिखी 24 नवंबर 1859 को एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज या ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने मानव के विकास के बारे में बताया, मानव के उद्भव के बारे में बताया। ठीक है, हम देखेंगे जो रॉबर्ट डार्विन है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों कौन सी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो 24 नवंबर 1859। ठीक है, 1859 को जो है ये प्रकाशित होती है और इसमें मनुष्य की उत्पत्ति और नई प्रजातियों के उद्भव के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो डार्विन है इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया है। आराम से समझना, देखिए दोस्तों, जितनी सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं ना, और कोई भी समझा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी सरल भाषा में समझा रहा हूं दोस्तों, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना, आराम से समझना। तो डार्विन ने लिखी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और डार्विन ने इसके अंदर एक सिद्धांत दिया, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, सिलेक्शन ऑफ नेचर। अगर आपको ये पुस्तक दिख रही है, इसका कवर पेज है, तो इस पे लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और यहां पर लिखा है बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। ठीक है, इसको हम प्राकृतिक चयन भी बोल सकते हैं, है ना। यानी कि डार्विन ने बोला है कि जो प्रकृति है वो क्या करती है, वो छटनी करती है, छटनी करती है, और जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में विजयी होता है वह तो क्या चल जाता है, वह तो आगे से आगे विकास करता चला जाता है, और जो अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाता है वह क्या हो जाते हैं, वह लुप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा बहुत से जो जानवर हैं वो भी बदलती जलवायु के हिसाब से दोस्तों लुप्त होते जा रहे हैं। रेड डाटा बुक के अंदर उनके नाम जा रहे हैं, वो विलुप्ति के कगार पर, बिकॉज वर्तमान में जो है दोस्तों, वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पर्यावरणीय परिवर्तन आ रहे हैं, जो जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, वो उन जानवरों के अनुकूल नहीं है, इस वजह से जो है दोस्तों वो लुप्त होते जा रहे हैं। तो वैसे ही डार्विन ने कहा कि हर व्यक्ति को या हर जीव को यहाँ पर पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और जो इस संघर्ष की लड़ाई में जीतता है वह आगे बढ़ता है, और फाइनली हम जो हैं, हम इस संघर्ष की लड़ाई को क्रॉस करके दोस्तों निरंतर आगे बढ़ते गए, और वर्तमान मानव के रूप में दोस्तों हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, वर्तमान मानव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका यह सिद्धांत था, और इनकी पुस्तक थी क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया, सिलेक्शन ऑफ नेचर का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि जो प्रकृति है वह भी चयन करती है, वह भी छटनी करती है, और जो मजबूत होता है, जो शक्तिशाली होता है, जो अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, वह तो अगली पीढ़ी में जाता है, और जो दूसरा होता है, जो व्यक्ति कमजोर होता है, जो नहीं बचा सकता, वो वहीं पर जो है लुप्त हो जाता है। ऐसे बहुत से अभी मैं आपको बताऊंगा जो लुप्त भी हुए हैं। ठीक है, आगे अभी हम देखते हैं, लुप्त होते जाते हैं धीरे धीरे, और वर्तमान मानव का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो डार्विन ने यह सिद्धांत दिया। अब इसी सिद्धांत की पुष्टि आगे चलकर होती 1863 के अंदर एक पुस्तक प्रकाशित होगी दोस्तों, देखिए, एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर। ये पुस्तक किसकी है दोस्तों, ये पुस्तक है हेनरी हैक्सली। ठीक है, टॉमस हेनरी हैक्सली की पुस्तक है, जो कि डार्विन की ही बात को आगे बढ़ाता है। डार्विन के मानव विकास से संबंधित विचारों को टॉमस हेनरी हैक्सली ने एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर नामक पुस्तक में आगे बढ़ा। ये पुस्तक जो है 1863 के अंदर जो है प्रकाशित होती है। इस प्रकार मानव की उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों में क्रांतिकारी बदलाव आया, और पृथ्वी पर मानव का जो विकास है वह तृतीय युग के प्लायोसीन काल में हुआ। इस बात को एक बार छोड़ दो, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डार्विन पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं और उसके अंदर मानव की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों की के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में जो हैक्सली है वह भी अपनी पुस्तक में डार्विन का मत का समर्थन करते हुए आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम एक वैज्ञानिक अप्रोच के साथ अगर देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं मानव का जो है वो क्रमिक विकास हुआ। ठीक है, और किसी ना किसी जीव से मानव का विकास हुआ। अगर आपसे सीधा टू द पॉइंट प्रश्न पूछ लिया जाए, सीधा पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई, किस काल में होती है, तो आप क्या कहोगे, पृथ्वी पर मानव का विकास तृतीय युग के प्लायोसीन काल में हुआ। तो गुरुजी ये तो हम कह देंगे,
इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये होता क्या है, तृतीयक युग क्या है और प्लायोसीन काल क्या है ना। तो देखिए इसको भी समझेंगे। हालांकि दोस्तों ये बहुत हम कह सकते हैं काफी गहराई का विषय है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से समझना है, ठीक है, ताकि हमारे नेट में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं हमें इतिहास के दृष्टिकोण समझे, हमें भूगोल के दृष्टिकोण से इसको गहराई से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बोला कि पृथ्वी पर मानव का विकास तृतीयक युग के प्लायोसीन काल में हुआ। तो आप पूछोगे गुरुजी तृतीयक युग क्या है और प्लायोसीन युग क्या है, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भूगर्भ शास्त्री है, भूगर्भ शास्त्रियों ने हमारा जो पृथ्वी का इतिहास है इसको 4 युगों में बांटा है। हम भूगर्भ शास्त्रियों की बात करते हैं जिसमें 4 युग कौन से हैं, पैलियोजोइक है, मेसोजोइक है, सेनोजोइक, तृतीयक और चतुर्थ। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इन दोनों को संयुक्त रूप से सेनोजोइक ही कहते हैं, ठीक है। ये दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये सेनोजोइक ही कहलाते हैं, ठीक है, सेनोजोइक। यानी कि भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा पृथ्वी के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया। पहला है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक और चौथा है क्वाटरनरी, ठीक है, 4। इसको हम पैलियोजोइक कहते हैं, इसको हम मेसोजोइक कहते हैं, इसको और इसको थर्ड और फोर्थ को हम संयुक्त रूप से सेनोजोइक कहते हैं। सेनोजोइक यानी कि दोस्तों स्तनधारियों का युग, स्तनधारी जिसको हम मैमल्स कहते हैं, जो कि अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं। सीधी सी बात है, जो अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, स्तनधारी की बात करते हैं। चलिए, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने बोला आपको कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति तृतीयक काल के प्लायोसीन युग में हुई, ठीक है। इनमें भी दोस्तों अलग अलग जो है युग बांटे गए हैं, ठीक है। आगे ये जो सेनोजोइक है ये भी दोस्तों आगे विभाजित है अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। इस सेनोजोइक के अंदर ही एक प्लायोसीन युग भी है, प्लायोसीन भी है, प्लास्टोसीन भी है ना। लेकिन इस सेनोजोइक में हमारे लिए जो प्लायोसीन युग है वो महत्वपूर्ण है। समझ में आया? सुनिए एक बार फिर से। भूगर्भ शास्त्रियों ने 4 भाग में बांटा, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। 4 भाग में बांटा, जिसमें मानव की उत्पत्ति तृतीयक काल के सेनोजोइक युग में हुई, ठीक है, सेनोजोइक काल में हुई। तो सेनोजोइक के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग भाग हैं इसके, ठीक है, जिसमें जो प्लायोसीन है, इस सेनोजोइक के अंदर ही प्लायोसीन आता है। उस प्लायोसीन युग के अंदर जो है मानव का विकास होता है। आ गई बात समझ में? चलिए, आ गई होगी, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे युग है। उन युगों को पढ़ने का कोई दोस्तों इतना मतलब नहीं है, वो भूगोल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, प्लायोसीन युग, जो कि इस सेनोजोइक के अंदर ही आता है, तृतीयक काल के सेनोजोइक के अंदर ही आता है। चलिए, बहुत बार बोल चुका हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए, तो दोस्तों सेनोजोइक का अर्थ क्या होता है, स्तनधारियों का युग। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, मानव की उत्पत्ति और विकास, इनको अलग अलग चरणों में देखते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास को हम अलग अलग चरणों में देखेंगे। अब सीधी सी बात है, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की तो बात हो गई सर जी टर्शियरी युग के अंदर, प्लायोसीन काल में। टर्शियरी यानी वही तृतीयक, क्यों कंफ्यूज होते हो दोस्तों, टर्शियरी युग के प्लायोसीन काल में। टर्शियरी यानी जिसको हम सेनोजोइक कह देते हैं, है ना। और सेनोजोइक के अंदर जो प्लायोसीन है उसका अंदर एक और पार्ट है जिसका नाम है प्लायोसीन। उसके अंदर जो है काफी पार्ट्स हैं, उसमें एक है प्लायोसीन, और प्लायोसीन युग के अंदर मानव की उत्पत्ति होती है। तो उत्पत्ति की बात तो यहीं पर हमारी हो गई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। अब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइमेट, स्तनधारियों का समूह, मैंने आपको बताया सेनोजोइक, और सेनोजोइक के अंदर हमने स्तनधारियों को देखा। स्तनधारी कौन, स्तनधारी वो जो कि अपने बच्चों को स्तनपान करवाते हैं, ठीक है। तो स्तनधारियों के अंदर बहुत सारे जानवर आए, जिसके अंदर वानर है। इस वानर को कपी भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कपी कह देते हैं, या फिर एप कह देते हैं हम अंग्रेजी में, एपीई, एप कह देते हैं। इसमें लंगूर आया, इसमें गोरिल्ला आया, इसमें चिंपांजी आया, इसमें औरंगटन आया। औरंगटन को भी देखना सेम वैसा ही होता है। तो दोस्तों इतने सारे स्तनधारी। तो अब समस्या यह है कि मानव किनसे उत्पन्न हुआ। भाई सब चिंपांजी को देखे तो उससे भी हम देख सकते हैं कि यार मानव तो इसके जैसा भी लगता था। गोरिल्ला देखे तो उसमें भी काफी गुण पाए जाते हैं। लंगूर देखें, लंगूर जानते हो आप, एक तो हमारे गांव बांदरो एक तो बांदरो, और एक होता है दोस्तों काला मुंडा को बांदरो, है ना।
चलिए दोस्तों तो कहने का मतलब है लंगूर आपने देखा होगा जिसकी पूंछ एकदम सी शेप के अंदर होती है और ब्लैक उसका जो फेस होता है ना। तो लंगूर और वानर ये सारे जो है दोस्तों मिलती जुलती प्रजाति है। लेकिन मानव के विकास की अगर हम माने तो हम मानते हैं कि वानर से ही जो है मानव का विकास हुआ, वानर से मानव का विकास मानते हैं। अभी आगे एक प्रश्न भी आपसे पूछूंगा और उसके बाद में उसका जवाब भी मैं ही दूंगा फिलहाल तो, है ना चलिए, तो कहने का मतलब है उत्पत्ति हो गई टर्शियरी युग के प्लाइसिन काल में, और विकास हमने देखा, हमने बात की स्तनधारियों की। स्तनधारियों को हम दोस्तों यहाँ पे प्राइमेट देखते हैं। प्राइमेट के अंदर क्या आते हैं, सारे स्तनधारी आते हैं। स्तनधारी में अलग अलग प्रकार के जानवरों को देख रहे हैं हम, और उनमें भी हम मानव का विकास देख रहे हैं। किससे? वानर से। अब प्राइमेट से होमिनाइड बने और होमिनाइड से होमिनिड बने। होमो, जिसके आगे होमो आ गया, होमो यानी मानव, जो मानव के जैसा दिखता हो। होमोनिड, जो मानव के समान हो। और होमोनिड के अंदर ही दोस्तों, होमोनाइड के अंदर ही वानर को भी रख देते हैं हम, ठीक है। प्राइमेट से ही आगे चलकर क्या बने दोस्तों, प्राइमेट से ही आगे चलकर जो है ये होमिनाइड बनते हैं, जिसमें वानर को भी रख देते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट की बात करें तो प्राइमेट तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले एशिया तथा अफ्रीका में प्राइमेट, या हम कह सकते हैं नर मानव प्रजाति उत्पन्न हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव का उत्पत्ति स्थल, मानव का जन्म स्थल, मानव की उत्पत्ति कहां से होती है, तो दोस्तों मानव की उत्पत्ति होती है अफ्रीका से। मानव की उत्पत्ति की बात आ जाए तो यहां पर आप भरेंगे अफ्रीका, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक मानव जो है दोस्तों हमको यहां से मिल जाता है अफ्रीका से। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्राइमेट जो है दोस्तों ये 360 से 240 लाख वर्ष पहले, यानी कि इसके बीच का समय, 240 लाख से फिर होमोनिड शुरू हो जाते हैं, होमोनाइड। तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले एशिया तथा अफ्रीका में प्राइमेट, या हम कह सकते हैं नर मानव प्रजाति उत्पन्न हुई। और इन प्राइमेट से ही फिर आगे देखिए दोस्तों कर्मक विकास होता है, आगे आगे समय के साथ साथ दोस्तों विकास होता रहता है, रूप में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इन प्राइमेट से ही होमिनाइड आए। अब होमिनाइड की बात करें तो लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी से उत्पन्न एक उपसमूह, इसी का ही एक उपसमूह, इस उपसमूह में वानर शामिल थे। होमिनाइड आगे, और होमिनाइड के बाद में होमिनिड। 56 लाख वर्ष पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। और होमिनिड की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो पहला होमिनिड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला होमिनिड है, ठीक है। ये याद रखना, अभी हम आगे बात करेंगे। अब ये होमिनाइड और ये होमिनिड, ये दोनों भी अपने आप में क्या रखते हैं, अंतर रखते हैं। देखिए एक बार वापिस से सुनिए, मैंने आपको बताया मानव की उत्पत्ति, स्तनधारियों का समूह था, स्तनधारियों के समूह में अलग अलग जानवर थे, उनमें भी हमने मानव का जो विकास है वो कहां से माना, हमने विकास माना वानर से, ठीक है। वानर जो कि एक स्तनधारी है, एक प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स ही आगे चलकर दोस्तों धीरे धीरे इनका जो है एक उपजाति निकलती है जिसका नाम है होमिनाइड। होमिनाइड में हम वानर को रखते हैं, एप को रखते हैं, और होमिनाइड के बाद जो दोस्तों होमिनिड का विकास होता है लगभग 56 लाख वर्ष पहले, ठीक है। और ये दोनों जो है थोड़े थोड़े इनमें डिफरेंट होता है, होमिनाइड में और होमिनिड में अंतर होता है दोस्तों। ये जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है ना, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिल सकता है दोस्तों। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। आप सोचोगे यार इसमें इतना लाख बता रखा है, इसमें इतने लाख, हमें मोटा मोटा अनुमान लगा के रखना है कि इसके बीच का जो काल है वो इनका काल रहा है। पूरा एग्जैक्ट काल आप भले ही याद ना हो, एक मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, समस्या सबके साथ रहती है ये, लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी में चैप्टर भी है, तो उसमें देखोगे तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड फिक्स किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों में जो है थोड़ा सा परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है वो देखते हैं। अभी अगर किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो लास्ट में एक बार और रिवीजन कर लूंगा, आ जाएगा अच्छे से, इसको समझना जरूरी है, ठीक है। परिवर्तन की बात करें तो होमिनाइड और होमिनिड, इन दोनों में क्या परिवर्तन, देखिए इसका उद्भव हुआ था 240 लाख वर्ष पहले, प्राइमेट से हुआ था, प्राइमेट से, है ना, जैसे हमने प्राइमेट पढ़ा स्तनधारियों से हुआ, ठीक है। और इसका उद्भव 56 लाख वर्ष पहले होमिनाइड से हुआ। ये बात हम पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति कहां पर हुई थी, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, जो कि अफ्रीका, मैंने बताया मानव की जो उत्पत्ति अफ्रीका में ही होती है। मानव का जन्म स्थली जो है, उत्पत्ति स्थल जो है वो अफ्रीका माना जाता है। इसमें वानर एप शामिल है जिसका मस्तिष्क होमिनिड से छोटा होता है और मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। देखिए दोस्तों, आप एक चीज देखना कि जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे मानव का कर्मिक विकास होता जाता है वैसे वैसे उसके मस्तिष्क का जो आयतन है वह बढ़ता चला जाता है। हम रामापिथेकस का और ऑस्ट्रेलोपिथेकस
इन दोनों के आयतन की अगर बात करेंगे, मस्तिष्क के आयतन की, तो इसमें भी अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग 120 से 150 के बीच का ही अंतर है घन सेंटीमीटर का। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रमिक विकास हो रहा है दोस्तों, वैसे वैसे जो है, वैसे वैसे मस्तिष्क का आयतन, हमारी जो इस बुद्धि का जो आयतन है दोस्तों, ये बढ़ता जा रहा है, मस्तिष्क का आयतन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या है, होमिनाइड, होमिनाइड के बाद में होमिनिड है, तो होमिनिड का सीधी सी बात है, मस्तिष्क का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, 4 पैरों पर चलते थे ये दोस्तों, 4 पैरों पर चलते थे, और ये 2 पैरों पर चलते थे। होमिनिड जो है वो 2 पैरों पर चलते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपने हाथों से औजार बना सकते थे, और इन्हीं होमिनिड से दोस्तों आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम देखते हैं। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को जो है दोस्तों, हम हमारे आदि मानव, हम हमारे सबसे नजदीकी पूर्वज मानते हैं। हालांकि रामापिथेकस की खोज हो चुकी थी, लेकिन अगर हम मानव के क्रमिक विकास की बात करें, जहां से मानव के विकास में निरंतरता आई, एक कंटिन्यूटी आई, वो हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से ही आई। ठीक है, चलिए, तो होमोनाइड और होमिनिड, इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर आया, और होमिनिड के बाद ही देखिए, प्राइमेट के बाद में होमिनाइड, और होमिनाइड के बाद में होमिनिड, और इस होमिनिड से ही आगे चलकर फिर हमें अलग अलग मानव जातियों के बारे में, प्रजातियों के बारे में जानकारी होती है। चलिए आइए आगे, अब हम देखते हैं दोस्तों रामापिथेकस। रामापिथेकस जो है, इसका ये लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले का है, 2 करोड़ वर्ष पहले का है, और कहां मिला, अफ्रीका के तंजानिया में, तंजानिया में है किलिमंजारो। ठीक है, तो अफ्रीका के तंजानिया में ये हमें देखने को मिलता है। कब तक, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व का, ये 2 से लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मान के चलो। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1.2 करोड़ भी मिलेगा, मोटा मोटा 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व का ये जो है इसका काल रहा है। इसकी लंबाई 3 से 4 फीट थी। इसका कपाल का आयतन लगभग 460 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर था। ठीक है, 460 से 480 के बीच लगभग। ठीक है ना, ये इसका जो है कपाल का आयतन रहा, और 4 पैरों से चलता था। ये भी अभी पूरी तरीके से खड़ा नहीं होता था, और जबड़ा इसका मनुष्य के समान था। अब देखिए दोस्तों, आप यहां पर कहेंगे कि सर आपने फिर इसको कैसे इससे जो है मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत रख दिया, कैसे रामापिथेकस को मान लिया, इसमें सारे तो गुण इसके अंदर जानवरों वाले हैं। भाई सब 4 पैरों पे चल रहा है, जैसे जानवर भी चलते हैं। ये रामापिथेकस नहीं है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, कहीं इसको कहीं इसको रामापिथेकस मान लो ना, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, इसको एक बार साइड में रखो। तो इसके अंदर ऐसा क्या गुण देख लिया भाई, इसका मस्तिष्क का आकार भी छोटा है, इसकी हाइट भी छोटी है। ठीक है ना, ये 4 पैरों से चलता है, तो सारे गुण तो दोस्तों जानवरों वाले हैं। इंसान वाला क्या देख लिया गुरुजी आपने, या फिर इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं क्या देख लिया इसके अंदर ऐसा, तो दोस्तों उन्होंने देख लिया इसका जबड़ा। क्या देख लिया, जबड़ा। तो दोस्तों ये जबड़ा था, ये मनुष्य के समान था, ये जबड़ा जो था ये मनुष्य के समान था, और इस जबड़े के आधार पर ही दोस्तों इसको जो है इस श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब रामापिथेकस जो है, इस रामापिथेकस के दो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं। रामापिथेकस का जो ये मानव है, ये 2 अलग अलग ग्रुप्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक तो जो है दोस्तों मैदानी एरिया में चले जाते हैं, और एक जो है वो जंगली एरिया में ही रहते हैं। अब जो जंगल में रहे वो तो महाकपि वर्ग के अंदर शामिल हो गए, यानी कपि यानी वानर, वो तो बंदर ही रहे। और जो मैदानी एरिया में चले गए वो दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस बन गए, वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही जो है दोस्तों पहला होमिनिड, हम कह सकते हैं कि हमारा जो आदि मानव का जो पूर्वज, हमारा जो पूर्वज सबसे नजदीकी जो आदि मानव है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, हम रामापिथेकस को नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर केवल एक मनुष्य का जबड़ा ही था, यानी कि इसका जो इसके अंदर जो जबड़ा था वही मेल खाता था, बाकी इसके सारे गुण जो है वो जानवरों वाले थे। लेकिन दोस्तों ये मैदानी एरिया में जाकर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है दोस्तों, इसके अंदर काफी गुण जो है वह किससे मिलते जुलते थे, वह मनुष्य के समान थे। इसके जो मस्तिष्क का जो आयतन है, इसके जो कपाल का जो आयतन है वह भी था, लगभग 600 घन सेंटीमीटर के आसपास था, इससे ज्यादा था। ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के कपाल के आयतन में, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि मानव ने विकास किया अपना। और इसके बाद में जो आएंगे, इसके बाद से जो हम क्रमिक विकास देखेंगे दोस्तों, उसमें हम बहुत ज्यादा फिर परिवर्तन देखते हैं। ठीक है, तो मानव के विकास की निरंतरता अगर कहीं से शुरू होती है तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होती है। मानव के विकास की निरंतरता ऑस्ट्रेलोपिथेकस से शुरू होती है, अभी हम बात करेंगे। ठीक है,
रेमंड डार्ट ने खोज की थी 1924 के अंदर, भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, अगर हम मानते हैं कि वानर से ही जो है, वानर से ही हम इस रूप में आए, वर्तमान रूप में वानर से ही आए, यानी कि क्रमिक विकास हुआ हमारा, सीधी सी बात है, विकास होगा, क्रमिक विकास होगा। काफी लाखों करोड़ों साल लगे हैं दोस्तों, एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है। अगर क्रमिक विकास हुआ तो इस क्रमिक विकास के दौरान अगर हम मानते हैं कि इस वानर से ही हमारा विकास हुआ, तो वर्तमान में भी तो वानर है, ये वानर क्यों नहीं इंसान बन रहे भाई? क्रमिक विकास तो फिर इनमें भी होना चाहिए, इंसान तो फिर ये भी बने, ये भी तो वर्तमान स्वरूप में आने चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ इसलिए नहीं, क्योंकि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस जलवायु में रहता है, देखिए दोस्तों जलवायु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक स्थितियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इतिहास पर भी भौगोलिक स्थितियों का, जलवायु का बहुत प्रभाव पड़ा है। तो मानव जिस वातावरण में रहता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही वह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया रामापिथेकस के दो अलग अलग समूह, एक तो मैदानी भाग में चले गए, ठीक है, जो कि इंसान की तरह आगे चलकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने, ठीक है, और एक जंगल में रह गए जो कपी वर्ग में ही रह गए। यानी कि मैदानी एरिया में इसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसे अपने पैर, अपने दो पंजों के बल खड़ा होकर कोई चीज को लेना पड़ता था, है ना, इसको बार बार कोशिश करनी पड़ती, कोशिश करता था खड़े होने की, इसे चलना पड़ता था बहुत ज्यादा, इसके पैर मजबूत हुए, आगे वाले जो पंजे हैं इनका काम में ज्यादा लेना पड़ता था, जिससे जो जो ये पंजे पहले कभी इस शेप में होते थे, ये विपरीत दिशा में जाने लगे। आज हम देखते हैं हमारा एकदम सीधा है, पहले हमारा सीधा नहीं था। बंदर को देखोगे आप तो उसका ऐसे टेढ़ा ही मिलेगा, देखो इसका कैसे हाथ घुमा हुआ है, कमर कैसे, रीढ़ की हड्डी कैसे टेढ़ी झुकी हुई थी, धीरे धीरे इसको सीधा होकर चलना पड़ा, तो धीरे धीरे इसकी कमर सीधी होने लगी, अभी हम आगे बात करेंगे। तो इसे मैदानी एरिया में जिन जिन चीजों का सामना करना पड़ा, उस वातावरण के अकॉर्डिंग इसका शरीर परिवर्तित होता गया। और ये जंगल में रह रहे थे, इन्हें जंगल में ज्यादा चलना नहीं पड़ता था, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, और शाखाओं को पकड़ने के लिए हाथ ऐसा घुमा हुआ होना जरूरी, कुंडी की तरह। तो ये वैसे ही रह गए, और ये जो है इन्हें अलग से संघर्ष करना पड़ा। तो ये फिर जो है वर्तमान इंसान के रूप में धीरे धीरे क्रमिक विकास करके इंसान के रूप में आदि जो है परिवर्तित होते गए। समझ रहे हो बात? आज हमारे शरीर में भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम अपेंडिक्स की बात करते हैं, आज उसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है, पहले उसका हुआ करता था यूज, है ना, पहले उसका जो है पाचन के अंदर यूज हुआ करता था, आज वो हमारे शरीर में इतने काम की नहीं है। क्यों? बिकॉज आज हमें इतनी जरूरत नहीं। आदि मानव घास फूस खाता था, ठीक है, उसको पचाने के लिए दोस्तों जरूरत पड़ती थी। अभी वर्तमान में हम इतना नहीं यूज करते हैं, उसका इतना काम ही नहीं है हमारे शरीर में, ठीक है। तो समय के अनुसार दोस्तों जिस चीज का प्रयोग कम होता जाता है, वो चीज धीरे धीरे क्या होती जाती है, लुप्त होती जाती है, और जिस चीज का प्रयोग बढ़ता जाता है वो चीज उसके अनुसार ही परिवर्तित होती जाती है। तो ये जो है, ये मैदानी क्षेत्र वाला जो इंसान था दोस्तों, ये परिवर्तित होता गया। इसको जैसे जैसे इसको खड़ा होना पड़ा, ठीक है, जैसे जिराफ को घास खाने के लिए बहुत ऊंची गर्दन करनी पड़ती थी, तो जिराफ की गर्दन बहुत लंबी हो गई, ठीक है, क्योंकि उसको उस अनुसार उसको करना पड़ता था, उस अनुसार उसकी जो आने वाली जो पीढ़ियां उसके अंदर इतनी लंबी गर्दन हो गई। वैसे ही हाँ, इसको भी उठना पड़ता था, सीधा होना पड़ता था। तो इसमें तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों के अंदर दोस्तों जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो एकदम सीधी होने लग गई, हम सीधे खड़े होकर चलने लगे। अब सीधा खड़े होने का मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी सी देर खड़े हो गए, ऐसे तो फिर जो कुत्ता भी है उसको भी हम थोड़ा सा प्यार से बुलाते हैं तो वो भी 2 मिनट के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है ना, वो ऐसे खड़े होने की बात नहीं कर रहे, हम परमानेंट ऐसे ही रहे। घोड़ा भी खड़ा हो जाता है, उसको नचाते हैं तो वो भी खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़े होने की बात नहीं कर रहे। तो ये क्रमिक विकास के दौरान अब समझ में आया कि ये वानर ही क्यों रह गए, बिकॉज ये जंगलों में रह गए, इनको इतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो ये वैसे ही रह गए, और ये जो है ये मैदानी एरिया में आ गए, और मैदानी एरिया के अकॉर्डिंग इनको परिवर्तन करना जरूरी था। चलिए, तो ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। हालांकि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है और कूल्हा का जो हिस्सा है दोस्तों, ये अभी भी वैसा नहीं है, ठीक है, हाथ अभी भी घूमे हुए हैं, ठीक है, मस्तिष्क का आकार इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया से गुजरेगा ये मानव। चलिए, उम्मीद करता हूं काफी समझ में आया होगा। तो देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कुछ जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही सबसे प्राचीन और पहला होमिनिड माना जाता है। होमिनिड के बारे में हमने जाना दोस्तों, जो 2 पैरों पर खड़ते हैं, औजारों का यूज करते हैं, ठीक है, होमिनाइड से ही निकले होमिनिड, ठीक है, 56 लाख वर्ष पहले, अभी हमने बात की थी। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहला होमिनिड माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मनुष्य के विकास के क्रम की मुख्य कड़ी माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रामापिथेकस नहीं है दोस्तों, रामापिथेकस के अंदर मनुष्यों के इतने गुण नहीं थे, केवल एक जबड़ा समान था। अगर क्रमिक विकास हुआ, अगर निरंतर विकास देखने को मिला दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद से ही देखने को मिला। इसीलिए हम रामापिथेकस की जगह हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही मनुष्य के विकास के क्रम की मुख्य कड़ी मानते हैं, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही हमारा क्या है, आदि पूर्वज है। पूछ लिया जाए आपका आदि पुरुष कौन है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है, बिकॉज यहीं से जो हमारे विकास जो है रेगुलर कंटिन्यू होना शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही मानव विकास में निरंतरता पाई गई। ये नोट्स के रूप में आप पीडीएफ ले लेना टेलीग्राम से, ठीक है, आराम से, समझ में आ रहा होगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे ये लेक्चर
समझ में आया ये लेक्चर? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दिया करो, है ना। आपको तो 2 ही उंगलियां चलानी है एक छोटा सा कमेंट करने के लिए, हमें तो पूरी पूरी रात पेन घसना करना पड़ता है। अब आपको गुरुजी इसमें क्या है, क्या हो गया, तो ये अरे तो दोस्तों कुछ नहीं होता, है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो कर देना, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो रेमंड डर्ट ने 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर चूने के खदान में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी प्राप्त की थी। सबसे पहले अफ्रीका में ही मिला था, इसलिए हम अफ्रीका को ही जो है मानव की उत्पत्ति का मूल स्थान मान लेते हैं, ठीक है। होमिनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो प्रजाति उत्पन्न हुई। होमोनिड से ही ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में दोस्तों होमो प्रजाति उत्पन्न होती है, जिसके अंदर हम होमो हैबिलस देखते हैं, हम होमो इरेक्टस देखते हैं, ठीक, निएंडरथल देखते हैं, ठीक है, होमो सैपियंस देखते हैं, होमो सैपियंस सैपियंस देखते हैं, ठीक है। होमो यानी कि जो मानव के जैसा दिखता हो, होमो यानी जो मनुष्य के समान हो। चलिए, तो होमोनिड, होमोनिड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में होमो प्रजाति का क्या होता है, विकास होता है। अभी देखते हैं कैसे होता है, चलिए आइए। अब हम विकास के क्रम में चल रहे हैं, एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। क्रमिक बताइए, होमो हैबिलस है, बीच में होमो सैपियंस दे देगा, निएंडरथल दे देगा, इरेक्टस दे देगा, आपको क्रम से सजाना है। तो दोस्तों यहां पर हम क्रमिक विकास देख रहे हैं, होमो प्रजाति के विकास का क्रम देख रहे हैं। इन सभी प्रजातियों की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं की वजह से ये जाने जाते हैं, और उन विशेषताओं की वजह से एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि कौन 2000 बनाने में सक्षम था, कौन अग्नि का आविष्कार करने में सक्षम, किसने व्यापक रूप से अग्नि का आविष्कार किया, अब अग्नि का प्रयोग किया, ठीक है। चलिए, तो होमो हैबिलस, इसके जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका में तंजानिया के ओल्डुवई गॉर्ज और इथोपिया के ओमो से प्राप्त हुए। जगह कौन सी है दोस्तों, जगह है अफ्रीका, अफ्रीका से ही मिल रहे हैं, देखिए, है ना। ये औजार बनाने वाला था, इसको हम औजार बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, औजार बनाने वाली प्रथम जो प्रजाति है दोस्तों, उसका श्रेय दिया जाता है किसको, होमो हैबिलस को। उसके बाद में तो निरंतर सब औजार बनाने, लेकिन प्रथम कारीगर मानव। अब देखिए दोस्तों, औजार बना रहा तो कारीगर जैसा ही काम कर रहा है, तो उसको हम प्रथम कारीगर मानव भी कह देते हैं। और पहली बार हाथों का प्रयोग, अब देखिए दोस्तों, हाथों का प्रयोग हो रहा है, लेकिन पहली बार प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन खुलकर प्रयोग नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर रहा है, खुलकर प्रयोग नहीं हो रहा। अभी हम पढ़ेंगे आगे होमो इरेक्टस, उसको भी 2 अलग अलग भाग है, जावा मानव और पिकिंग मानव, वहां देखेंगे हम हाथों का प्रयोग ढंग से, अच्छे से, है ना। चलिए दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लग रहा होगा। चलिए, तो पहली बार हाथों का प्रयोग किया, लेकिन खुलकर प्रयोग नहीं किया, है ना। थोड़ा थोड़ा हाथ ऐसे थे, धीरे 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 ऐसे ऐसे हो गए, है ना। और जब ज्यादा ऐसे हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे गुरुजी हमारा ऐसे ही कर देते हैं ना, क्लास के अंदर ज्यादा शैतानी करते हैं तो उंगलियों को ऐसे कर देते हैं, है ना। तो ये ज्यादा उल्टा नहीं करना, ये बस ऐसा है। तो पहली बार इसने प्रयोग किया था। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो कुछ शिकार वगैरह करें, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये मानव थोड़ा बहुत जो है औजार बनाने में क्या हो गया, सक्षम हो गया। होमो हैबिलस है ये। होमो हैबिलस के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने एक नाम डाला है, होमो हाइडलबर्ग। हाइडलबर्ग, हालांकि ये विकास के क्रम में इसको हम नहीं रखेंगे, इसको आप साइड में रखिए, सेकंड नंबर पे हम होमो इरेक्टस को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये होमो हाइडलबर्ग क्यों लिखा मैंने, ये मैंने इसलिए लिखा कि जहां अफ्रीका के अंदर जो है मानव की उत्पत्ति हो रही थी, वहां यूरोप के अंदर भी मानव की उत्पत्ति हो रही थी। भाई अलग अलग जगह, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह सब कुछ हो रहे हैं, है ना। परिवर्तन यहाँ भी हो रहा है, अफ्रीका में भी हो रही है, एशिया में भी हो रहा है, ठीक है। तो जहां होमो हैबिलस जो है दोस्तों अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हो रही थी, वहीं उस समय होमो हाइडलबर्ग जो है ये यूरोप के अंदर था, और जर्मनी के हाइडलबर्ग में इसके क्या है, जीवाश्म पाए गए हैं। जर्मनी के हाइडलबर्ग में इसके जीवाश्म पाए गए हैं, इसलिए जो है इसको हाइडलबर्ग, होमो हाइडलबर्ग कह दिया। देखिए इनके नाम भी कुछ ऐसे ही रख दिए, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। देखो जैसे पीछे करता हूं, आप इनके नाम देखिए हमने, ऑस्ट्रेलो यानी क्या होता है, दक्षिणी, ठीक है। और पिथेकस यानी वानर, बंदर, तो दक्षिण में पाया गया, ठीक। अफ्रीका के अंदर ये जगह थी दोस्तों, दक्षिणी के अंदर है ये, तो दक्षिण में पाया गया, बंदर जैसा था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, बस, है ना। तो इसी हिसाब से जो इनके नाम रख दिए जाते हैं। चलिए, तो यूरोप के अंदर भी हो रहा था, लेकिन क्रमिक विकास, क्योंकि दोस्तों यह जो है इसका कुछ समय तक ये रहा, उसके बाद में ये तो क्या हो गया, लुप्त हो गया, इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बस सीधा अगर पूछ लिया जाए कि होमो हाइडलबर्ग है, तो दोस्तों यूरोप के अंदर जर्मनी में हाइडलबर्ग नामक जगह से इसके जीवाश्म मिले। इसका जो आगे चलकर इतना विकास नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बदलती जलवायु के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसका तो क्या हो गया, ये धीरे धीरे लुप्त हो गया। लेकिन इसका आगे चलकर क्रमिक विकास हुआ। भाई हम क्रमिक विकास कैसे देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं सेम यही गुण थे, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन, मानव मस्तिष्क का जो आयतन है वह थोड़ा और बढ़ गया,
थोड़ा और सीधा होकर चलने लग गया। फिर उससे आगे वाले में हम देख रहे हैं तो थोड़ा और उसने जो है नॉलेज गेन किया। हम निएंडरथल की बात करते हैं, उसने अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये एक धीरे धीरे क्रमिक विकास है। ये बीच में आया, ये लुप्त हो गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे होमो हैबिलस के बाद में सेकंड नंबर पे हम देखेंगे होमो इरेक्टस की बात करेंगे। होमो इरेक्टस, इरेक्ट यानी एकदम सीधा खड़ा होना, एकदम सीधा खड़ा होना, इरेक्ट, इरेक्ट होना यानी, है ना, इसका मतलब यही होता है। तो इसका नाम क्या रख दिया, होमो यानी मानव जैसे, इरेक्ट यानी कि एकदम सीधा, ठीक है। तो देखिए सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला, कैसा है, चल रहा है दो पैरों पर चल रहा है। चलिए, पहली बार हाथों का खुलकर प्रयोग हो रहा है दोस्तों यहां पर, ठीक है। अफ्रीका व एशिया महाद्वीप में यह पाया गया। हम देखेंगे एशिया के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर जावा मानव है और पीकिंग मानव, यानी कि इस होमो इरेक्टस को जो, ये होमो इरेक्टस की जो हम देख रहे हैं दोस्तों, अफ्रीका में हुआ और अफ्रीका से फिर आगे चलकर ये फैल गए, ठीक है। जो चाइना के अंदर बीजिंग में मिला वो पीकिंग मानव हुआ, और जो जावा में मिला इंडोनेशिया के आसपास, दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है हमारा, है ना, साउथ ईस्ट एशिया जो है, जहां पर द्वीप समूह है, जावा, सुमात्रा है, इंडोनेशिया है ना, ये जो एरिया यहाँ पर जो मिला जावा में, जावा मानव मिला, ठीक है। तो होमो इरेक्टस ही जो दोस्तों अफ्रीका से फिर इसका धीरे धीरे विस्तार हुआ एशिया के अंदर, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर। यहाँ पर पीकिंग मानव कहा गया जो चाइना के अंदर मिला, और जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिला जावा के अंदर, उसको जावा मानव कहा गया। होमो इरेक्टस ही दो भागों में बट गया। इस पीकिंग मानव को हम कह देते हैं सिनेथ्रोपस, और जावा मानव को हम कह देते हैं पिथेकेंथ्रोपस, है ना, पिथेकेंथ्रोपस। और देखिए दोस्तों, आग जलाना भी सीख लिया था, यानी कि सीधा खड़ा होकर चलता था ये वाला जो मानव है। इसकी मेन विशेषता क्या है होमो इरेक्टस की, ये सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलता था, हाथों का खुलकर प्रयोग किया, और ये जो आग भी जलाने लग गया था। ये जावा मानव जो है ना दोस्तों, जावा मानव, इसने आग जलाना भी सीख लिया था, जो कि इसी होमो इरेक्टस का ही दोस्तों, इसी का ही जो है भाग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जावा मानव की क्या विशेषता थी और पीकिंग मानव की क्या विशेषता, दोनों के अंदर कुछ कुछ समानताएं, दोनों ही नरभक्षी थे, आपको पता है, दोनों ही जो है दोस्तों अच्छे से हाथों को प्रयोग करते थे। वो थोड़ा पीकिंग मानव और इनमें थोड़ा सा बहुत अंतर है। देखिए जीवाश्म जावा, ये जावा है, ठीक है, जावा, जावा द्वीप से सैलो, जावा द्वीप में सैलो नदी के समीप टिलिन ग्राम से मिले, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जावा मानव पड़ गया, भाई जावा के पास से मिले इसलिए जावा मानव। पिथेकेंथ्रोपस भी कहते हैं, ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। सीधा चलने लगा, जो कि होमो इरेक्टस की पहचान ही क्या, मेन सीधा चलता था वो। इसके अलावा अग्नि की खोज, ये महत्वपूर्ण है। अग्नि की खोज दोस्तों जावा मानव, जावा मानव ना आए तो दोस्तों इरेक्टस, क्योंकि इरेक्टस के अंदर ही दो है, ठीक है। लेकिन अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग, खोज हो गई लेकिन ढंग से प्रयोग करना सीखा, व्यापक रूप से प्रयोग करना सीखा, वो आगे निएंडरथल की हम बात करें। निएंडरथल ने दोस्तों अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया। खोज यहाँ पर जावा मानव द्वारा हो जाती है, जो कि होमो इरेक्टस के अंदर ही आता है। और नरभक्षी था, नरभक्षी था यानी कि नर का ही जो है क्या कर लेता था, भक्षण, नर को ही जो है दोस्तों खा जाता था, ये नरभक्षी हुआ करते थे। वैसे ही पीकिंग मानव की बात करें तो जीवाश्म इसके बीजिंग से मिले हैं, चाइना से, और इसको जो है सिनेंथ्रोपस भी कहते थे, बता चुका हूं। ये भी नरभक्षी होते थे और हाथों का खुलकर प्रयोग किया इसने, पीकिंग मानव ने, यानी कि ये होमो इरेक्टस का ही दूसरा पार्ट है, पीकिंग मानव, जावा मानव, ठीक है। तो ये मिलती जुलती इनके अंदर विशेषताएं हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस पढ़ा, हाइडलबर्ग को तो सिर्फ हमने यूरोप में देखा था, वो क्रमिक विकास में नहीं आएगा। होमो हैबिलस के बाद में होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के अंदर हमने दो पार्ट देखे। उसके बाद में दोस्तों होमो इरेक्टस के बाद में आएगा होमो निएंडरथल। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई अक्षरों की ज्ञान की बात कर लो, भाई शवाधान की बात कर लो, भाई सांस्कृतिक मानव की बात कर लो, भाई आत्मा की अमरता की विश्वास की बात कर लो, भाई सारी बात कर लो। ये निएंडरथल जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट के एग्जाम की बात कर लो उसमें भी आता है। देखिए दोस्तों, होमो निएंडरथल नाम कैसे पड़ा, बिकॉज निएंडर घाटी में मिला, जर्मनी की निएंडर घाटी में जीवाश्म पाए गए, इस वजह से नाम पड़ गया निएंडरथल, होमो यानी कि मानव जैसा, ठीक है। भाई सब समूह में रहते थे, ग्रुप्स के अंदर रहते थे, जैसे कि अब हम एक संयुक्त परिवार के रूप में, हालांकि अब तो एकल परिवार का ट्रेंड चल रहा है भाई, सब शादी होती है, सब अलग अलग बिखर जाते हैं अपनी अपनी वाइफ को लेकर, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों जो गांव में है, गांव में तो आज भी संयुक्त परिवार प्रथा चल रही है, हालांकि आजकल गांव वाले भी जो है अवसरों की तलाश के अंदर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं जो है एकल परिवार व्यवस्था ज्यादा चल रही है, दो भाई भाई में नहीं बनती है, ठीक है, परिवार में बनती ही कहाँ है आजकल, सबके घर की कहानी है, अभी आप मुझे देख रहे हो सकता है आपके भी हो, और जिनके बनती है बहुत अच्छी बात है,
ऐसे परिवार देखने बहुत कम मिलते हैं अभी वर्तमान कलयुग के अंदर, तो है ना। चलिए जो भी है, तो ये समूह के अंदर रहते थे, बढ़िया, ठीक है। शवाधान की शुरुआत इन्होंने की, भाई साहब जो शव है उसको दफनाने की जो शुरुआत है, शवाधान की जो शुरुआत है, वो निएंडरथल मानव ने की थी। ये आत्मा की अमरता की बात करते हैं, आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी आत्मा की अमरता में कैसे विश्वास करते, भाई थाने किया मेरे को, यानी कि आपको कैसे पता चला, है ना, कि आत्मा की अमरता में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों बात ये है कि जब ये किसी व्यक्ति को दफनाते थे तो उसके साथ उसकी कुछ आवश्यक वस्तुओं को भी दफना देते थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था कि व्यक्ति मरा है, व्यक्ति की आत्मा नहीं मरी है, उसको जरूरत पड़ेगी चीजों की। फॉर एग्जाम्पल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं और हम उसमें भी हम देखते हैं कि रोपड़ नामक एक जगह है, रोपड़, आधुनिक रूपनगर जिसको कहते हैं, जो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे रोपड़, ठीक है ना। रोपड़ में भी दोस्तों हमें एक ऐसा ही जो है शवाधान मिला है जिसमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? आप एक छठी कक्षा की किताब पढ़ेंगे, हमारे अतीत, छठी कक्षा की किताब में बकायदा एक चित्र भी दिया हुआ है। वो चित्र है मेहरगढ़ का। वो चित्र कहाँ का है दोस्तों? वो मेहरगढ़ का चित्र है। मेहरगढ़ में दोस्तों मानव के साथ बकरी को दफनाया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम किसी भी चीज, या हम कह सकते हैं मानव के साथ हम इन वस्तुओं को दफनाने का क्या मतलब है? भाई वस्तुओं को दफनाने का मतलब यही है कि भाई साहब मरने के बाद भी, हम दूसरे जन्म में भी विश्वास रखते हैं कि भाई मरने के बाद में भी इसकी आत्मा जिंदी रहेगी, या फिर दूसरे जन्म के अंदर ये लेगा तो इसको जो है काम आएंगी ये चीजें। हम आभूषण डाल देते हैं, हम कुछ खाने पीने के कुछ सामग्री और कुछ बर्तन रख देते हैं, ठीक है ना, कंगे वगैरह रख देते हैं ताकि जो है बाद में इसके काम आए। तो यानी कि आत्मा की अमरता में ये जो है निएंडरथल ये विश्वास करता था, इसको अक्षरों का ज्ञान था। और ये आत्मा की अमरता में विश्वास करना, ऐसे समूहों में रहना, इस वजह से हम इसको कहते थे सांस्कृतिक मानव। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले भाई साहब, सांस्कृतिक मानव का पूछ ले तो कौन है सांस्कृतिक मानव? हमारा निएंडरथल है, होमो निएंडरथल सांस्कृतिक मानव है। वर्ग श्रम विभाजन, यानी कि यहाँ पर जो है कार्य भी विभाजन अलग अलग होता था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया गया, यानी कि यहाँ पे होता क्या था भाई, एक परिवार समूह में रहता, समूह का जो मेन आदमी होता था वही जो है अग्नि का जो है मेन काम में लेता था, चाहे वो किसी भी काम में ले, चाहे मांस को पकाने के काम में ले, या फिर चाहे अपने शरीर को गर्माहट पहुंचाने के काम में ले, वो जो है वो मुख्य रूप से आग को जो जलाता था वो काम करता था, बाकी लोग देखते थे। सबका अलग अलग काम बटे हुए थे, बाकी देखते, सब इतने नहीं करते थे। एक जो समूह का मुखिया होता था वो इस काम को एक्सपर्ट होता था, जो इसके अंदर वही करता था। आज तो हमारे लिए नॉर्मल हो गया, आज तो हर कोई जो है माचिस की तिल्ली जला के ऐसे फूक मारते रहते हैं ना, लेकिन वो पहले ऐसा नहीं था। चलिए जो भी है, तो देखिए इसकी विशेषताएं देखिए। जर्मनी की निएंडर घाटी मिला, इसलिए नाम पड़ा निएंडरथल। समूह के अंदर रहता था, शवाधान की शुरुआत करी, आत्मा की अमरता में विश्वास करता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें साथ में दफना दिया करते थे, जैसे कि मेहरगढ़ के अंदर मानव के साथ बकरी दफनाई गई, रोपड़ के अंदर मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया। अक्षरों का ज्ञान इनको था, सांस्कृतिक मानव भी इनको कह देते हैं। वर्ग विभाजन भी दोस्तों में देखने को मिलता है, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग काम देखने मिलता है, और आग का प्रयोग इन्होंने व्यापक स्तर पर किया था, ठीक है। अब देखिए कुछ तस्वीरें, देखिए ये समूहों में रहते थे दोस्तों, समूहों में रहते थे। आग का भी इन्होंने व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। थोड़े समझदार थे, बात बतला भी लेते थे, और भाई क्या हालचाल है ना, हर एक चीज जो है ये पूछ भी लेते थे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों, इसके बाद में जो क्रम आया, क्रो-मैग्नन और होमोसैम्पियंस। अब हम जो है वर्तमान मानव में आ रहे हैं, क्रो-मैग्नन और होमोसैम्पियंस, ठीक है। देखिए क्रो-मैग्नन और होमोसैम्पियंस दोनों एक जैसे ही हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन क्रो-मैग्नन जो है इसका फ्रांस के अंदर विकास होता है, ठीक है। और ये होमोसैम्पियंस है दोस्तों, ये हम देखते हैं एशिया के आसपास, अफ्रीका एशिया के आसपास, ठीक है। तो मुख्य रूप से फ्रांस में विकास हुआ इसका, और होमोसैम्पियंस से अधिक बुद्धिमान या फिर मानसिक क्षमता वाला था ये। थोड़ा सा इसके अंदर अंतर क्या है, ये होमोसैम्पियंस से ज्यादा बुद्धिमान था, बिकॉज इसके मस्तिष्क का जो आयतन है वो होमोसैम्पियंस के मस्तिष्क के आयतन से ज्यादा था। उसके बाद हम देखते हैं होमोसैम्पियंस। तो होमोसैम्पियंस का देखें तो ये लगभग 30,000 साल पहले अस्तित्व में आया। होमोसैम्पियंस यानी कि कल्पनाशील मानव, कल्पनाशील मानव, ठीक है, सोच सकता था, इसमें बुद्धि थी, प्रज्ञा मानव था, बुद्धिमान मानव था। इसने खेती करना शुरू किया, पशुपालन किया, बस्ती बसाई, स्थायी जीवन का विकास हुआ, कृषि करने लगा, कृषि के साथ जो है स्थायी जीवन आई, अपनी फसल का ध्यान रखने के लिए वहां रहने लगा, शरीर को ढकने के लिए झोपड़ियां बनाने लगा, फिर धीरे धीरे कच्चे मकान बनाने लगे, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, विकास हुआ। देख रहे हैं हम यहाँ पे
कुछ चित्र भी बना रहा है ये, हम देखते हैं ना प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम बहुत सारे ऐसे शैल चित्रों को देखते हैं, तो देखिए दोस्तों इसके बुद्धि का विकास हो चुका था, सीधा खड़ा होकर चल रहा है, काम कर रहा है, अपना शिकार पे जा रहा है ना। आगे देखिए, फिर हम वर्तमान मानव की बात करें तो ऐसा माना जाता है वर्तमान मानव होमो सैपियंस सैपियंस है। इसमें जो दूसरा सैपियंस है इसका मतलब है मानव की उपजाति, उपजाति उप प्रजाति है ना, दूसरे सैपियंस का मतलब उप प्रजाति। ये वर्तमान मानव प्रजाति है, इसकी उभरी हुई ठोड़ी होती है और खोपड़ी का पश्च भाग जो है गोलाकार होता है, बैक ऑफ द स्कल इज राउंडेड। वर्तमान मानव होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो हमने क्रमिक विकास देखा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस के बाद होमो सैपियंस सैपियंस। इस प्रकार से जो है ये क्रम चलता है। और अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पर मैप में तो देखिए तो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर दोस्तों इस एरिया के अंदर जो है दोस्तों हम देखते हैं विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर ये निएंडर घाटी है, निएंडरथल का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पर जावा मानव का विकास होता है, यहाँ पर पिकिंग मानव का होमो इरेक्टस जो है, ठीक है, उसका विकास होता है, पिकिंग मानव का। तो इस प्रकार से जो है एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर जो है दोस्तों क्या हो रहा है, मानव की उत्पत्ति, और अफ्रीका के अंदर सबसे पहले होती है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं सुपर फास्ट, और उसके बाद जो है दोस्तों हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो मानव की उत्पत्ति है, देखिए दोस्तों सुपरफास्ट डिवीजन हो रहा है। मानव की उत्पत्ति के दो अलग अलग सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। धार्मिक सिद्धांत के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो ईश्वर है उसी ने जो है पृथ्वी, ब्रह्मांड और मानव की जो है रचना की है। लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करें तो डार्विन ने जो है अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के अंदर बताया कि मानव का जो विकास है वो क्रमिक विकास होता है, नई नई प्रजातियों के बारे में बताया। 24 नवंबर 1859 को इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और उसके बाद में इन्होंने प्राकृतिक चयन का भी सिद्धांत दिया था। आगे चलकर डार्विन की बात को ही दोस्तों इन्होंने भी आगे बढ़ाया हेक्सली ने, और हेक्सली ने पुस्तक लिखी एविडेंस एज टू मैन्स प्लेस इन नेचर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम अगर बात करें तो मानव का जो विकास है वो तृतीय युग के प्लायोसीन काल में होता है। अभी प्लायोसीन काल कौन सा है, तो भूगर्भ शास्त्रियों ने 4 भागों में बांटा, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। जिसमें तृतीयक और चतुर्थ को संयुक्त रूप से सेनोजोइक कहते हैं। सेनोजोइक का मतलब होता है स्तनधारी। स्तनधारी के अंदर हम देखते हैं दोस्तों प्राइमेट्स, है ना, ये तो हमने देख लिया। प्राइमेट्स अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन सबने माना कि जो मानव है, मानव का विकास इस वानर से हुआ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे उसके बाद में प्राइमेट से बने होमिनाइड, और होमिनाइड से बने होमिनिड। इन दोनों के अंदर अंतर था, वो अंतर में देखा, ये 4 पैरों पे चलते थे, ये 2 पैर पे चलते, थोड़ा बहुत अंतर इनके अंदर था। उसके बाद में होमिनिड्स के बाद में ही जो दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथेकस बनता है। ये रामापिथेकस जो है दोस्तों, इसके अंदर लगभग जो विशेषताएं है वो जानवरों जैसी होती है, सिर्फ एक विशेषता, जबड़ा मनुष्य के समान होता है। आगे चलकर इसके दो शाखाएं बटी, एक मैदानी भाग वाली, एक जंगली भाग वाली। मैदानी भाग वाली जो है ये आगे चलकर बन गई ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जंगली भाग वाले महाकपि वर्ग के अंदर शामिल रहे, ये आपके सामने ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चलिए उसके बाद में हमने ये सारी बात जानी, पहला होमिनिड था, आदि पूर्वज। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा निकटतम आदि पूर्वज है, याद रखना। उसके बाद में दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1924 में, एडमंड डॉट ने की थी, ठीक है, और अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर की थी, ठीक है ना, याद रखना। आगे देखेंगे दोस्तों होमो हैबिलस के बाद में होमो हैंडलबर्ग। ये हैंडलबर्ग को इस क्रम में मत रखना, ये तो बीच में यूरोप में इसका विकास हुआ, ये लुप्त भी हो गया, ठीक है। होमो हैबिलस के बाद में मैंने दूसरा नंबर पर आपको रखा है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के 2 भाग बने, पेकिंग और जावा। जावा जो जावा के आसपास मिला, पेकिंग यानी जो चाइना में बीजिंग के आसपास मिला। आगे चलते हैं दोस्तों, जावा की विशेषताएं थी मुख्य रूप से अग्नि की खोज कर ली थी इसने, ठीक है। और इसके अलावा हम इसकी बात करें पेकिंग की, तो ये हाथों का खुलकर प्रयोग करने लग गया था, ठीक है। आगे चल के हम बात करें होमो निएंडरथल, सबसे महत्वपूर्ण मानव है, सांस्कृतिक मानव है, शवाधान करना सीखा, समूह में रहना सीखा, ठीक है दोस्तों, अक्षरों का ज्ञान इसको हो चुका था। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये कुछ फोटोज है आप देख लेना। उसके बाद में क्रोमैग्नन और होमो सैपियंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं। क्रोमैग्नन जो है इसके अंदर थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा थी होमो सैपियंस की तुलना में, बाकी दोनों का अलग अलग जगह पर विकास हो रहा था, दोनों ही एक ही समय के हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर विकास हो रहा था। आगे देखते हैं फिर हम होमो सैपियंस की कुछ तस्वीरें हैं, उसके बाद होमो सैपियंस यानी कि अभी वर्तमान का जो मानव देखते हैं होमो सैपियंस। इस प्रकार से होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सैपियंस के रूप में हम जो है विकास देखने को मिलता है। ये कुछ एरिया है जहां पर जो है मानव का विकास होता है। और उसके बाद में दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो चैप्टर है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, निएंडरथल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देख लेना आप। क्रम भी पूछ लिया जाता है, कौन सा पहले, उसके बाद, ठीक है, तो याद कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.